नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे सांद्रता के इकाइयों में ppm, ppb, मोल अंश या मोल भिन्न। ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे ठोसों की दरों में विलेयता। आज हम पढ़ेंगे ठोसों की दरों में विलेयता। देखो, यदि हम ठोसों में द्रव्य की विलेयता की बात करें, भाई ठोसों में द्रव्य की विलेयता क्या होती है या ठोसों में द्रव्य की विलेयता किसे कहते हैं, कि जब किसी ठोस पदार्थ को, आपके पास में कोई ठोस पदार्थ है, कि जब किसी ठोस पदार्थ को स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घोला जाता है। कोई ठोस पदार्थ लिया और उस ठोस पदार्थ को, जैसे आपने कहा ये एक आपके पास में पात्र है, इस पात्र में आपने ठोस पदार्थ ले लिया और उसके लिए स्थिर ताप ले लिया, एक निश्चित ताप कह दिया, आपने कह दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड एक निश्चित ताप है, स्थिर ताप है। इस स्थिर ताप पर विलायक ले लिया आपने जल। इस जल में जैसे ठोस पदार्थ NaCl को घोला जाता है, किसी निश्चित ठोस पदार्थ को विलायक की निश्चित ताप पर विलायक के अंदर घोला जाता है ताप पर, तो उसे क्या कहते हैं, ठोसों की दरों में विलेयता कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास में विलायक है, उस विलायक में आपको क्या घोलना है, ठोस पदार्थ को घोलना है और किस पे घोलना है, निश्चित ताप पे घोलना है। उसे हम क्या कहेंगे, ठोसों की दरों में विलेयता कहेंगे। यदि हम इस ठोसों के दरों की विलेयता की परिभाषा के रूप में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि ठोसों की दरों में विलेयता में ऐसा लिखेंगे इसमें कि जब किसी ठोस पदार्थ को, ठोस पदार्थ के बारे में आपने कहा, जैसे NaCl लिया, कि जब किसी ठोस पदार्थ को स्थिर ताप पर विलायक का मतलब क्या कह सकते हो आप, द्रव्य, कि स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में घोला जाता है। जब किसी ठोस पदार्थ को स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घोला जाता है तो उसे ठोस की द्रव्य में विलेयता कहते हैं। तो उसे ठोस की दरों में विलेयता कहते हैं। जैसे अब इसका हम एग्जाम्पल की बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको घोलना है। जैसे आप सामान्य शब्दों में को कि आपके पास में एक पात्र है, इस पात्र के अंदर आपने जल भर रखा है और इसमें आपने इसमें जल भर दिया और इसके अंदर आपको डालना है NaCl या नमक के टुकड़े डालने हैं। किसके टुकड़े डालने हैं, NaCl। अब इसके लिए आपने एक निश्चित ताप कर दिया, जैसे 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपने ताप ले लिया। तो यहाँ पे विलेय कौन है, नमक है, विलायक कौन है, जल है, और ताप स्थिर क्या है, 35 डिग्री। जब किसी ठोस पदार्थ को, ये ठोस पदार्थ था, स्थिर ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलायक का मतलब क्या, जल की निश्चित मात्रा में घोला जाता है। इसकी निश्चित कोई मात्रा ले उसके अंदर घोला जाता है, उसे ठोस की दरों में क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम ये लिख सकते हैं कि NaCl का जल में विलयन या NaCl का जल में विलय। देखो, NaCl का जल में विलयन, NaCl का जल में विलयन, ये होती है ठोसों की दरों में विलेयता।
अब क्या होता है कि ठोसों की जो दरों में विलेयता होती है, उस ठोसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कारक होते हैं कि ठोसों की दरों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। उसमें विलेय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति और विलेय की प्रकृति के आधार पर हम उन दोनों को क्या करते हैं? भिन्न भिन्न रूपों में बताते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले उनके प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं कि कौन कौन से कारक है जो उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहला कारक लेना हमें विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा विलायक की प्रकृति। अब देखिए, यदि हम विलेय तथा विलायक की प्रकृति करते हैं, जैसे हम विलायक की प्रकृति की बात करते हैं, जैसे आपको दे दिया कि आयनिक ठोस, माना कि हमारे पास में आयनिक ठोस है NaCl, या क्या कह दिया इसको आपको? KCl। जो NaCl और KCl ये कैसे ठोस हैं? आयनिक ठोस है। ये आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। कैसे विलायकों में? ध्रुवीय विलायकों में होते हैं ये विलेय, ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। अब आपको पूछ लिया जाए कि आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में विलेय क्यों होते हैं? क्योंकि उनका यहाँ पे क्या होता है? आयनन हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनन। कि आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में तो विलेय होते हैं क्योंकि इनका आयनन होता है, परंतु ये ठोस अध्रुवीय विलायक, जैसे आपके पास में यहाँ पे ध्रुवीय विलायक, इसके बाद हम बात करते हैं अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायक में जैसे आपने ले लिया CCl4 या बेंजीन कह सकते हो आप, CCl4 ले लिया या बेंजीन ले लिया, तो अध्रुवीय विलायकों में कैसे होते हैं? ये अविलेय होते हैं। और अविलेय क्यों होते हैं? क्योंकि इनका आयनन नहीं हो पाता है। देखिए बच्चों, यदि हम बात करें कि विलेय और विलायक की प्रकृति की बात करें, तो प्रकृति में हमें यह ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास में NaCl है, KCl है, ये जो ठोस हैं, ये आयनिक ठोस हैं, ये ध्रुवीय विलायकों में क्या है? विलेय है। और ध्रुवीय विलायकों में विलेय क्यों है? क्योंकि इनका क्या हो जाता है? आसानी से आयनन हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है। जबकि जो अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायक जैसे आपने कहा CCl4 है, बेंजीन है, इनमें ये विलेय क्यों नहीं होते हैं? इनका आयनन क्यों, ये विलेय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनका आयनन नहीं हो पाता है। तो ये विलेय तथा विलायक की प्रकृति होती है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, विलेय तथा विलायक की प्रकृति इस प्रकार से ये पाई जाती है। तो देखिए, इसको हम इन शब्दों में लिख सकते हैं। लिखने में इसको ऐसा लिखना है कि विलेय तथा विलायक की प्रकृति के बारे में हमें ऐसा लिखना है, आयनिक ठोस जैसे NaCl, KCl, KNO3 etc आदि ध्रुवीय विलायकों में विलेय ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं क्योंकि इनका आयनन हो जाता है। कि आयनिक ठोस जैसे NaCl, KCl, KNO3 आदि ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं क्योंकि इनका आयनन हो जाता है, परंतु यह ठोस अध्रुवीय
विलायकों जैसे CCl4, CH2, बेंजीन आदि ETC आदि, परंतु ये ठोस अध्रुवीय विलायकों जैसे CCl4, CH2, बेंजीन आदि में अविलय होते हैं क्योंकि इनका आयनन नहीं होता है, क्योंकि इनका आयनन नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जो भी आयनिक ठोस होते हैं जैसे NaCl, KCl, KNO3, ETC ध्रुवीय विलायकों में तो विलय होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं क्योंकि इनका आयनन हो जाता है, परंतु ये ठोस अध्रुवीय विलायकों जैसे CCl4, CH2, बेंजीन आदि में अविलय होते हैं क्योंकि इनका आयनन नहीं होता है। इसके अलावा हम इसमें यह भी कह सकते हैं इसी प्रकार हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो अध्रुवीय ठोस होते हैं वे अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं जबकि ध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अध्रुवीय ठोस जैसे I2 है, S8 है। अध्रुवीय ठोसों की बात करें तो हम कह सकते हैं I2S8। ये अध्रुवीय विलायकों में तो क्या हो जाते हैं, अध्रुवीय ही हैं ठोस ये, और अध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाएंगे, ये अध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे, जबकि ये ध्रुवीय विलायकों में क्या नहीं होंगे, विलय नहीं होंगे। तो ये चीज भी हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो ये होते हैं कि विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा यदि हम ताप के प्रभाव की बात करें, नंबर 2 कि भाई ताप से किस प्रकार से ये प्रभावित होते हैं, तो देखिए ताप की बात करते हैं। ताप का प्रभाव, ताप के प्रभाव में क्या है, ताप का प्रभाव किसने दिया था, सर्वप्रथम ठोस की दरों में विलयता पर ताप का प्रभाव लाशैतिल्य नियम अनुसार है। किसके अनुसार है, लाशैतिल्य नियमानुसार। ताप का प्रभाव किसके अनुसार है, लाशैतिल्य नियमानुसार है कि लाशैतिल्य ने ताप के प्रभाव को किस प्रकार से बताया था, उसके आधार पर हम बात करेंगे भाई ताप के प्रभाव से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। जैसे हम बात करें कि यदि किसी ठोस का द्रव में विलय होना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में है तो ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, बहुत तेज गति से विलय होंगे। और यदि किसी विलय की प्रकृति कैसी है, ऊष्माशोषी है, तो उसमें ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, तो उसमें विलयता कैसी होगी, धीरे धीरे होगी। तो इसमें हम ये लिखेंगे, यदि किसी ठोस का दरों में विलय होना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। यदि आपके पास में कोई ठोस है, किस प्रक्रम से, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम से क्या हो रहा है, विलय हो रहा है। अर्थात घुलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, अर्थात घुलने पर ऊष्मा मुक्त होती है। यदि ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है उत्सर्जन। क्या मतलब होता है, उत्सर्जन। ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो ऊष्मा कैसी होगी, मुक्त होगी। अब ऊष्मा मुक्त होती है तो हम क्या कह सकते हैं, ऊष्मा मुक्त होती है तो ऐसे पदार्थों पर ताप बढ़ाने से विलयता बढ़ती है। ऐसे पदार्थों पर आप ताप बढ़ाते हो तो क्या बढ़ेगी, विलयता बढ़ेगी। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है। जैसे आपने लिख दिया एग्जाम्पल में NaOH।
यदि इसी प्रकार से हम ये कहें कि यदि ठोस पदार्थ की द्रव्य में विलेयता प्रकृति कैसी हो, ऊष्माक्षेपी की जगह कैसे हो, दूसरी लाइन आप ये सेम वापस लिख सकते हो कि यदि किसी ठोस का द्रव्य में विलेयता होना ऊष्माशोषी प्रक्रम हो। कैसा प्रक्रम हो? ऊष्माशोषी प्रक्रम हो। तो ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा अर्थात जब वे घुलेगा तो घुलने पर क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो ताप, तो ऐसे प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? जिसमें ऊष्माशोषी में तो क्या होगा? ऊष्मा का ऑब्जर्वेशन होगा और इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए ताप बढ़ाने की प्रकृति के आधार पर। अब इसके बाद में यहां से एक विशेष कुछ नोट का बिंदु है, उसको हम ध्यान कर लेते हैं। यहां तक आपको अच्छी तरह से सारी चीज समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, यदि हम बात करें, विशेष इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखना कि कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे आपके पास में एक पदार्थ है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, इसको हम बोलते हैं ग्लूबर लवण। ग्लूबर लवण क्या बोलते हैं इसको? ग्लूबर लवण। के ग्लूबर लवण को यदि हमें 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो इसकी जल में विलेयता बढ़ती है। ग्लूबर लवण को 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से इसकी विलेयता बढ़ती है। इसकी विलेयता बढ़ती है, परंतु इससे उच्च ताप पर इसकी विलेयता घटती है। यदि आप 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप देते हो तो इसकी विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। क्योंकि इससे उच्च ताप पर इसमें उपस्थित क्रिस्टल जल बाहर निकल जाता है। यदि आप इससे उच्च ताप पर इसको गर्म करते हो तो इसमें उपस्थित क्रिस्टल जल क्या होता है? इससे बाहर निकल जाता है, जिससे इसके अणु क्या हो जाते हैं? निर्जल हो जाते, जिससे इसके अणु निर्जल हो जाते हैं। तो आपको बताया Na2CO3.10H2 है, ग्लूबर लवण है। इसको 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो इसकी विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। और यदि इससे इसको अधिक ताप दे दिया जाता है तो इसकी विलेयता क्या होती है? घटती है। क्योंकि इससे उच्च ताप पर उपस्थित इसमें जो क्रिस्टल जल के अणु है, क्रिस्टल जल का अणु क्या होता है? किसी भी यौगिक के पीछे जो जल की इकाई लगी रहती है, तो इसमें क्रिस्टल जल का अणु कितना है? ये 10 है।
तो क्रिस्टल जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे ये अणु कैसा हो जाता है, निर्जल हो जाता है। तो ये होता है आपके पास में ग्लूबर लवण के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्या कारण है कि ग्लूबर लवण की विलेयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक तो बढ़ती है, लेकिन उससे ज्यादा ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता घटती है। तो क्या कारण है कि उससे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और वे कैसा हो जाता है, निर्जल हो जाता है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि इसके अलावा यदि परिभाषा की बात करें, गैस की दर में विलेयता कैसे होती है, तो देखिए गैस की दरों में विलेयता, तो गैस की दरों में विलेयता की यदि हम बात करें तो कहेंगे कि जब किसी गैस को निश्चित ताप पर दरों में घोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, गैस की दरों में विलेयता कहते हैं। यदि आपके पास में कोई गैस है और उस गैस को आप निश्चित ताप पर किसमें घोलते हो, दरों में घोलते हो, तो उसे गैस की दरों में विलेयता कहते हैं। तो हमें सीधा सा ध्यान रखना है कि यदि किसी गैस को निश्चित ताप पर दरों में घोला जाता है तो वह क्या कहलाती है, गैस की दरों में विलेयता कहलाती है। यदि किसी गैस को निश्चित ताप पर दरों में घोला जाता है तो वह विलेयता क्या कहलाती है, गैस की दरों में विलेयता कहलाती है। अब देखिए गैस की दरों में विलेयता, अब गैस की दरों में विलेयता करने वाले, गैस की दर में जो विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करें तो कारकों में हम पहला कारक लेते हैं अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक, देखिए अवशोषण गुणांक क्या होता है, यदि हम अवशोषण गुणांक की बात करें तो हम कहेंगे किसी द्रव के निश्चित आयतन में उपस्थित गैस द्वारा द्रव के आयतन का जितना भाग निकाला जाता है। कोई आपके पास में गैस है, उस गैस का जितना निश्चित भाग है, उस निश्चित भाग में से द्रव का जितना निश्चित आयतन बाहर निकाल जाता है उसी को क्या कहते हैं, हम अवशोषण गुणांक कहते हैं। तो आप अवशोषण गुणांक की परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हो, किसी द्रव की किसी निश्चित द्रव के निश्चित आयतन में उपस्थित, आपके पास में कोई द्रव है और उस द्रव के निश्चित आयतन में उपस्थित आयतन को गैस द्वारा, किसी द्रव के निश्चित आयतन में उपस्थित आयतन को गैस द्वारा जितना बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। और अवशोषण गुणांक हमेशा गैस की विलेयता के रूप में आप ऐसा लिखोगे, अवशोषण गुणांक समानुपाती के रूप में क्या लिख दोगे, गैस की विलेयता, गैस की विलेयता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से। तो ये ध्यान रखना इसमें अवशोषण गुणांक के बारे में, अवशोषण गुणांक की प्रकृति इस प्रकार से पाई जाती है। यदि हम एक छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि अवशोषण गुणांक संबंधी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, तो देखिए अवशोषण गुणांक में यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्नलिखित में अवशोषण गुणांक का क्रम लिखिए, तो आपको जैसे एक यौगिक दे रखे हैं, जैसे NH3 दे दिया यौगिक, NH3 के अलावा आपको एक यौगिक दे दिया H2SO4 HCl, या इसके अलावा आपको दे दिया SO2 CO2 C2H2। इस प्रकार से यदि आपको यौगिक दे रखे हैं और उसमें आपको इनकी क्रम लिखना है कि भाई किस क्रम में हम इसको लिख सकते हैं अवशोषण गुणांक के क्रम में, तो अवशोषण गुणांक में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, NH3, उसके बाद में क्या जाएगा HCl, HCl के बाद में क्या जाएगा SO2 के बाद में H2SO4, और H2SO4 के बाद में आ जाएगा आपके पास में CO2, और CO2 के बाद में क्या जाएगा आपके पास में C2H2। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन भी किया जा सकता है इसमें। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन हो सकता है इस प्रकार से। तो ये होता है आपका अवशोषण गुणांक। तो अवशोषण गुणांक की प्रकृति आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है, इसी प्रकार से इसको नोट करना है। तो ये होगा अवशोषण गुणांक। अब अवशोषण गुणांक के बाद में यदि हम बात करते हैं भाई अवशोषण गुणांक की इकाई पाई जाती है। अब
किसके रूप में हो गई, गैस की दरों में विलेयता के रूप में हो गई। अब गैस की दरों में विलेयता के बाद में आती है विलायक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। भाई विलायक की प्रकृति है चाहे विलय की प्रकृति है, दोनों की हम प्रकृति के रूप में बात करते हैं, विलायक और विलय की प्रकृति में। तो यदि हम बात करें कि विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, देखिए विलायक की प्रकृति में क्या है, सीधी सी बात है, आपने शुरू में ये लिखा था कि विलायक की प्रकृति में लिखेंगे कि जितने भी ध्रुवीय विलायक होंगे वे ध्रुवीय विलों में अधिक विलय होंगे, और यदि अध्रुवीय विलायक है अध्रुवीय विलय उसमें अधिक विलय होंगे। कि जिस प्रकार की प्रकृति विलायक की होगी वे उसी प्रकार के विलों को अपने अंदर अधिक मात्रा में घोलेंगे, और जिस प्रकार जैसे हम कहेंगे ध्रुवीय के अंदर ध्रुवीय और अध्रुवीय के अंदर अध्रुवीय, यदि आपके पास में विलायक कैसा है, ध्रुवीय है, तो विलय भी कैसा होना चाहिए उसमें, ध्रुवीय। और यदि आपके पास में विलायक कैसा है, अध्रुवीय, तो विलय भी कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय। तो दोनों की प्रकृति आपस में क्या होती है, आसानी से विलय हो जाती है। आज की इस क्लास में हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।